गुड इवनिंग और द ब्लैक होल में खुश आमदीद। सन 2023 है। आज की तारीख़ में दुनिया की जो आबादी है, इंसानी आबादी, वो करीबन 8 अरब है और लगभग 200 ममालिक हैं। आप इस इंसानी आबादी का थोड़ा सा मुशाहिदा करें तो आप देखते हैं कि उनकी रंगत मुख्तलिफ़ है, उनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ़ हैं और उनके ज़ाहरी ख़द-ओ-ख़ाल जो है उनमें भी फ़र्क है। आज का मौजू यही तनव्वुर या यही डाइवर्सिटी है जिसको हमने इख्तलाफ़ ज़ुबान और रंग से इस टाइटल में वाज़ेह किया है। आज हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंसान भी इर्तिका पज़ीर है, ये भी कि चार्ल्स डार्विन का नज़रिया बुनियादी तौर पर क्या है और उसको समझना क्यों ज़रूरी है। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम रशीद। आप पेशावर से तशरीफ़ लाए हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आप पीएचडी हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं। तो इससे पहले कि हम सेशन शुरू करें, एक छोटा सा काम, और वो हमेशा की तरह ये कि काइंडली अपने सेल फोन्स जो है वो आप साइलेंट मोड में कर लें। जब गुफ्तगू में शरीक होना हो तो जस्ट रेज़ योर हैंड और माइक्रोफोन अपने हाथों में आने के बाद अपना सवाल या तबसरा रखिएगा। एंड प्लीज़ टू द पॉइंट और शॉर्ट रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है वो इस गुफ्तगू में शरीक हो सकें। नाउ आई विल इनवाइट डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। थैंक यू सर। शुक्रिया नैयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, एवोल्यूशन के ऊपर एक स्लाइड्स नैयर कर दें आप साथ के साथ। एक तो सर आपके जो आर्टिस्ट हैं इतना अच्छा बैकग्राउंड बनाते हैं कि स्लाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, एवोल्यूशन जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड लीस्ट अंडरस्टूड टॉपिक, ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि बाकी सारी दुनिया में भी, जहाँ पे क्रिएशन की थ्योरी की बात होती है या और चीज़ों की बात होती है। तो एवोल्यूशन की बात शुरू करते हैं। पॉइंटर, अच्छा ठीक है। बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम रशीद है, मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ साथ आजकल जो मज़मून मैं पिछले 3 सेमेस्टर से पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जो चीज़ समझ में आई तो मैंने कहा वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। आगे चलें। एक सवाल है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंसान, हम अभी हज़रत आदम उस किसी भी चीज़ पे नहीं जा रहे, जो सबसे पहला इंसान था आपके ख्याल में उसके फीचर्स क्या थे, उसके कलर क्या था, उसका स्किन टोन क्या था, कोई मुझे बता सकता है? ये 5-6 जो मेजर हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, तो आपके ख्याल में इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, और ठीक है। अच्छा, अफ्रीकन के अलावा कोई और बताए? ठीक है, और यार अंग्रेज़ों ने माइकलएंजेलो ने सिस्टीन चैपल पेंट कर दिया, उसमें तो ना काला था, ना वो गोरा था, वो ना एशियन था। आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। चलें आगे बस। वो या मुझे पॉइंटर दे दें अगर वो है तो। ठीक है, माइकलएंजेलो ने सिस्टीन चैपल पेंट किया। अब इस्लाम में तो तस्वीर कशी की इजाज़त नहीं है, और हज़रत आदम का जो कॉन्सेप्ट है या पहले इंसान का कॉन्सेप्ट है वो जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं उनमें है। यहूदियों में मुझे नहीं पता कि होती है ऐसे तस्वीर कशी के नहीं, लेकिन माइकलएंजेलो वाली या सिस्टीन चैपल वाली होती है। हर जगह जो है आपको हज़रत ईसा से लेके जितने भी उनके पैगम्बर हैं आपको सारे के सारे ककेशियन और वाइट नज़र आते हैं। हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एज्यूम कर लेते हैं कि वो वाइट था। हज़रत आदम, ये जो भी पहला इंसान, जो लास्ट मेल कॉमन एंसेस्टर ह्यूमंस का जो है, वो वाइट था या ब्राउन था या ब्लैक था। सवाल ये है कि इस वक्त इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों है? फिर आगे चलें, नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, साइंस कहती है कि इंसानों की इब्तिदा जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो ग्रैंड रिफ्ट वैली में हुआ है जो अफ्रीका में है। जो कुछ मज़ाहिब में आता है कि जी हज़रत आदम जो है वो श्रीलंका में आए, श्रीलंका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट था। नेक्स्ट कर दें। अब ये वो एडम्स ब्रिज है, इसके ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी थी, उसका नाम मुझे भूल गया, जिसके ऊपर उन्होंने कहानी बनाई हुई थी कि जी यहाँ पता नहीं ब्रह्मा का क्या है, कुछ नहीं, मुझे उसकी डिटेल का आइडिया नहीं, बट देयर वाज अ मूवी देयर, तो वो उसकी बात कर रहे थे। नेक्स्ट, अब ऐसा है कि ना श्रीलंका के लोग जो हैं वो सफ़ेद हैं, ना अफ्रीका के लोग सफ़ेद हैं, दोनों की रंगत काली है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में हमारे पास डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट कीजिएगा।
जो डाइवर्सिटी है अब उसको हम जानने की क्या क्या कैसे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारे पास जो पहला इंसान था उसके खद ख्याल क्या थे। उसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि टाइम मशीन होती है, उनसे बैठ के चले जाते, देख लेते, हमें पता चल जाता। लेकिन अब है नहीं हमारे पास टाइम मशीन, तो कुछ करते हैं। अब हमारे पास जो पेडिग्री होती है, जो भी इंसान है उसके जो जीन्स हैं उसके एक सेट उसके माँ से आता है, दूसरा उसके बाप से आता है। अगर हम उसको ट्रेस बैक करते जाएं, नेक्स्ट कीजिएगा। अगर मैं हूँ, मेरे अंदर जो उसका जो डीएनए है, मेल पार्ट मेरे वालिद से आया, उनके अंदर मेरे दादा से आया, उनके अंदर मेरे परदादा से आया, एंड सो फॉर। अगर उसको रिवर्स में चलते जाएं तो आखिरी तो इंसान होगा ना जिस तक हम पहुँचेंगे। सो बेसिकली ये हमारे पास एक जेनेटिक टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट आगे कीजिए। ये हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या हैं? जीन्स की कलेक्शन है। हर इंसान के अंदर 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 ये हैं, 1 से लेकर 22 तक, जो कि हमारी नॉर्मल बॉडी को जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको डील करते हैं। और लास्ट जो पेयर है जहाँ पे एक्स और वाई या एक्स एक्स है, दैट इज़ सेक्स क्रोमोसोम, जो कि किसी भी इंसान की जेंडर को कंट्रोल करता है। इंसानों के जो मर्द हैं, मेल हैं, उसमें एक्स और वाई होता है। वाई कम्स फ्रॉम फादर, और जो एक्स एक्स है ये फीमेल्स होती हैं, और एक्स जो है एक माँ से आता है, दूसरा एक्स बाप से आता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई डीएनए है, जीन्स है, आसान है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती, यू कैन ऑलवेज स्टॉप एंड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो वही है, ख़वातीन में 2 एक्स होते हैं, हजरात जितने भी हैं उनमें 1 एक्स और 1 वाई होता है। जो बेटा होगा उसमें 1 एक्स जो है माँ से आया होगा और वो बाप से वाई आया होगा। जो बेटी होगी उसमें 1 एक्स माँ से आया होगा और दूसरा एक्स बाप से आया होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? आगे चीज़, अच्छा, उस एक्स और वाई को फ़िलहाल हम छोड़ते हैं, हम चलते हैं हीमोफीलिया पे। हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसको काफ़ी अरसे तक यूरोप की शाही बीमारी कहा जाता था। ये बीमारी है जिसमें अगर आपको कट लगता है तो आपका खून जमता नहीं है, खून जो बहना शुरू हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट करें। अच्छा, क्वीन विक्टोरिया जो है, शी वॉज द कैरियर, उसमें ये थी, वो उसकी शादी हुई शाही ख़ानदान में, उसकी प्रोजनी से ये यूरोप के बाकी जितने भी शाही ख़ानदान थे उन सब के अंदर बीमारी जो है चली गई। जिसमें आपके पास जो है ड्यूक ऑफ अल्बनी है, ये मेल है, जहाँ पे रेड है वहाँ पे ये बीमारी ज़ाहिर हो रही है, जो ब्लैक है वहाँ पे बीमारी ज़ाहिर नहीं हो रही है। ठीक है, प्रिंस फेडरिक है ऑफ हाउस राइन है, जो भी है, प्रिंस 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 मेल जितने भी हैं उन सब में बीमारी आ रही है। ठीक है, अब जो मैंने क्रोमोसोम्स की कहानी उठाई थी, शुरू की थी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपके पास जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे जीन्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और हमारे पास अगर कोई एक बीमारी जो है किसी एक जेंडर में स्पेसिफिक हो जाए तो इसका मतलब है उसका ताल्लुक हमारे पास उस एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनके साथ आता है। ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, अब यहाँ पे हम सब में लग रहा है कि सिर्फ मेल्स के अंदर बीमारी आ रही है। तो उसकी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? वाई क्रोमोसोम्स में होगी, एक्स क्रोमोसोम्स में होगी, क्या होगी? एनीवन? एक अच्छी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। खैर, इसको फ़िलहाल हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, खून बहता है, कट लगता है, जम जाता है, इसको आगे चलाएं ज़रा आप। ठीक है, ये ऐसी मैंने एनिमेशंस डाल दी थी ताकि आप नज़र आ जाए कि क्या होता है। आगे कीजिए। नॉर्मल है, कट लग गया तो वो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं आगे जमा हो जाते हैं, जो जिसको कहते हैं करंट बनता है, वो बन जाता है और खून का बहना जो है रुक जाता है। हीमोफीलिया में ऐसा नहीं होता। वापस करेंगे, उस जो इन्फोग्राफिक था उस पर जाएंगे, बस यहाँ पे। अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास जितनी भी ख़वातीन हैं इस फिगर में जो कि क्वीन विक्टोरिया की प्रोजनी में आ रही हैं, उसमें बीमारी नहीं आ रही है। ठीक है, मैंने आपसे जिक्र किया था कि ख़वातीन में 2 अदद एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मर्दों में 1 एक्स होता है, 1 वाई होता है। अगर किसी बंदे के एक्स क्रोमोसोम में ये बीमारी वाली जीन आ जाती है तो वो कैरियर तो कंफर्म हो गया, लेकिन क्या वो डिज़ीज़ उसके आनसेट हो रहा है वहाँ पे कि नहीं हो रहा, दैट रिमेंस टू सी कि वो मेल है कि फ़ीमेल है। क्यों? मेल में हमारे पास 1 एक्स है और 1 वाई है। वाई के काम सिर्फ इतना होता है कि वो लड़के का मेल होना जो कर दे, उसके ऊपर कोई जीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो एक्स वालदा से आ रहा है उसमें हमारे पास एक डिजीज़ जीन है और वाई में हमारे पास उसका काउंटर की हेल्दी जीन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपको इस इन्फोग्राफिक में जितने भी मेल्स हैं उन सब में बीमारी नज़र आ रही है। जितनी फीमेल्स हैं, अब ये देख लीजिए,
ये खातून है जो कि समझ लें क्वीन विक्टोरिया की बेटी हो गई। अब उनकी जो प्रोजनी है, उनके बेटों के अंदर आपकी बीमारी नज़र आ रही है, बेटी में नहीं नज़र आ रही, लेकिन यहाँ से नवासी उसके नवासों में फिर नज़र आ रही है। ठीक है, तो जहाँ आपके पास डिजीज़ वाली बीमारी का जो क्रोमोसोम है वो मौजूद है और उसके मुकाबले में हेल्दी एक्स क्रोमोसोम मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि डिजीज़ जो है वो ज़ाहिर हो जाती है, बंदा मर जाता है या शदीद किस्म की उसकी तबीयत जो उस तरह से चल रही होती है, ख़राब रहती है। चलें आगे चलें। अच्छा आगे चलें, कोई क्रोमोसोम्स की बात है, एक्स वाई दोनों हेल्दी हैं। अब ये मदर जो है दैट इज़ कैरियर। कैरियर का क्या मतलब है, उसको ख़ुद बीमारी नहीं है लेकिन एक बीमारी वाला क्रोमोसोम मौजूद है। ठीक है, अब क्या होता है कि बेटा जो है, बेटे में एक एक्स बीमारी वाला क्रोमोसोम आ गया, वालिद की तरफ से वाई क्रोमोसोम आया। वाई जो है उसमें कोई जीन नहीं होती। ठीक है, अदर देन कि जी लड़का होना है और लड़का ही होना है, ख़त्म बात बस। तो अब इसमें हमारे पास क्या हुआ कि कोई जीन की एडिशन किसी किस्म की नहीं आ रही है, तो वाई सिर्फ और सिर्फ वालिद की तरफ से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा। यहाँ तक क्लियर है। और जब लड़की है, अब इसमें या तो चांस है कि वालिद से भी उसके पास हेल्दी एक्स क्रोमोसोम आ जाए और वालदा से भी हेल्दी एक्स क्रोमोसोम आ जाए, या वालिद से हेल्दी एक्स क्रोमोसोम आए और वालदा से डिजीज़ वाला हेल्थ क्रोमोसोम आ जाए, तो शी विल अगेन बी अ कैरियर। इसके बेटों में जाके डिजीज़ ऑनसेट होगी, इसके भाइयों में होगी लेकिन इसकी बेटी में नहीं होगी। ठीक है, आगे चलें। अब ऐसा है कि यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि एक्स क्रोमोसोम का क्या रोल है जीन के बीमारी के हवाले से। वाई क्रोमोसोम का और कोई रोल नहीं होता और वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ वालिद की तरफ से आता है। तो अगर हम वाई क्रोमोसोम स्टडी करना शुरू कर दें और उल्टा चलना शुरू कर दें तो हम एक जेनेटिक टाइम मशीन बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, जो आपके पास ऐसे होता है कि एक इंडिविजुअल है जो कि सबसे पहला है, मतलब इस वक्त हम एज्यूम कर लेते हैं पर्सन ए है, आगे उसके 25 साल बाद उसके 2 बच्चे होते हैं, 50 साल के बाद उसके बच्चों के बच्चे होते हैं, फिर इस तरह से चलते चलते एक पूरी नई आप स्पीशी समझने की शुरू होगी है, वो इंसान होना ज़रूरी नहीं उसका। अब जो पहला इंडिविजुअल है उससे जब उसकी जीन्स आगे जाती हैं तो विद पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास उसके डीएनए में, उसके जीनोम में म्यूटेशंस आती जाती हैं, जो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई वो नहीं है। आफ्टर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होगा कि जो हमारे पास प्रोजनी आएगी, जमा होगी, उसमें मुख्तलिफ म्यूटेशंस होंगी। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि लेट से 1 लाख उसकी प्रोजनी हो, उसकी जो पढ़ पोते हैं वो 1 लाख की तादाद में हैं, उनके डिफरेंट वो फीचर्स हैं, डिफरेंट सारा कुछ है, तो उनको हम अगर मैप करेंगे वापस पहले की तरफ तो क्या करेंगे, हम वो वाला उसके डीएनए के पार्ट उठाएंगे जिसमें हमें यकीन होगा कि इसमें कम से कम म्यूटेशन आ रही है। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, एक म्यूटेशन आई, वेरिएशन क्रिएट होगी, एक से उसकी 2 कापियाँ बन गई, फिर उसमें आगे हमारे पास म्यूटेशन आई तो वो 2 से 3 हो गई, और फिर उसके पास म्यूटेशन बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास वेरिएशन जो है उसके जेनेटिक मेकअप में, जीनोम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स इंजीनियर करें और इसमें देखें कि कौन सी म्यूटेशन है जो सब में लाजमी प्रेजेंट है, कौन सी है जो कुछ में प्रेजेंट है, तो उसके ज़रिए हम इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो मैप कर सकते हैं। मिसाल ले लेते हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर जो है, ही वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी इन इंडिया। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम के साथ मिर्ज़ा लिखते हैं या मुग़ल लिखते हैं, विच दे क्लेम कि जो वो ज़हीरुद्दीन बाबर से के डिसेंडेंट हैं। तो हम अगर उन सब को वो उठा के देखें तो उनके डीएनए में हमें कोई ना कोई कम्युनिटी मिलनी चाहिए जिसको हम मैप कर सकें कि बाकी लोगों में, मिसाल के तौर पर मैं ख़ुद को मुग़ल नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ, तो मेरे और उनके डीएनए में कुछ ना कुछ फ़र्क हमें नज़र आना चाहिए। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई एक पार्टिकुलर स्मॉल पॉइंट के ऊपर है, लेकिन पॉइंट ये है कि सब के अंदर मिलनी चाहिए। उसका उसका मकसद हमारे पास क्या है कि वो जो हमारे पास म्यूटेशन सब में होगी, उसका मतलब है कि वो ज़हीरुद्दीन बाबर के अंदर मौजूद होगी, क्योंकि उससे आगे उसकी प्रोजनी चल रही है। अब उसके मुकाबले में हम ले लेते हैं चंगेज़ ख़ान। चंगेज़ ख़ान का जो टाइम पीरियड है ज़हीरुद्दीन बाबर से पुराना है और उसकी प्रोजनी के दावेदार भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को के जेनेटिक मेकअप को स्टडी किया और कोई 20,000 के पता नहीं 2 लाख बंदे थे जिनका उन्होंने स्टडी किया था। उसमें से 2 लाख की स्टडी की थी और 20,000 जो थे जिनको कहा था कि हाँ जी आपके उसमें उसका जेनेटिक मेकअप जो चंगेज़ ख़ान से मिलता जुलता। अब जिस
म्यूटेशन के स्टार्टिंग पॉइंट जितना करीब होगा हमारे टाइम पीरियड से, वो उतने कम लोगों में प्रेजेंट होगी, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमसे जितना दूर होगा वो उतने ज़्यादा लोगों में मौजूद होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है सबको? एक म्यूटेशन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट लेट से फर्स्ट में लीनिया है, 1001 साल में एक बंदा था, उसके डीएनए में कोई म्यूटेशन आ गई, वो उसकी प्रोजनी चलती जा रही है, तो बहुत ज़्यादा लोगों में होगी एज़ कम्पेयर टू जो कि 1901 में एक बंदा पैदा होता है, क्योंकि उसकी प्रोजनी की तादाद छोटी है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि जी हमने पहले इंसान की बात करनी है, तो आपके ख़्याल में अगर हम सारे इंसानों को देख लें तो हमें उसकी म्यूटेशन सब में मिलनी चाहिए कि कुछ ख़ास में मिलनी चाहिए? पहले इंसान का जो जेनेटिक मेकअप है सब में कॉमन होना चाहिए, क्योंकि प्रोजनी वहीं से चल रही, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आगे चलें। नेशनल जियोग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री थी, डीएनए मिस्ट्रीज सर्च फॉर एडम। ठीक है, ये देखिएगा, यूट्यूब पे मिल जाती है। इसमें उन्होंने बेसिकली ये बताया हुआ कि जो उन्होंने स्टडी की और बहुत सारी जो रेसेस हैं जो दुनिया में से आबाद हैं, उनके डीएनए का आपस में तकाबली जायज़ा लिया और देखा कि कौन सी ऐसी रेस है जिसका डीएनए जो है सबसे ज़्यादा मिलता है, सबसे ज़्यादा, सबसे कम क्या कहते हैं उसको, अच्छा मैं उसको आसान ज़बान में समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे कि मैं समझा सकूँ। इस एक पार्टिकुलर रेस का डीएनए अगर सब में कॉमन होगा तो वो डीएनए रेस जो है, हमारे ह्यूमन रेस जो है, या क्या कहते हैं, रेस ही कहते हैं उसको, वो सबसे ज़्यादा कंजर्व डीएनए की मालिक होगी। उसके डीएनए में उतनी कम तब्दीली हुई होगी। उसका मतलब है कि जिसका डीएनए नहीं, मुझे थोड़ा सा सोचने का, अल्फाज बनाने का मौका दें। आई थॉट कि लिखने में आसान होता है, बोलने में भी ज़्यादा आसान आ जाएगा। ऐसा है कि सर आप इधर आइए और आप भी इधर आइए मेरे पास, आ जाए इधर, यहाँ पे खड़े हो जाए। हम 3 बंदे हैं और हम क्लेम करते हैं कि हम 3 डिफरेंट रेसेस से हैं। ठीक है, और सर आप भी इधर आइएगा, बल्कि आप उधर ही बैठे हैं बस। ठीक है, नहीं आप उधर ही रहिए। ठीक है, और हम आपके डिसेंडेंट्स होने का क्लेम करते हैं। ठीक है, अब आपकी जो म्यूटेशन है या आपका जो जेनेटिक मेकअप है या आपके डीएनए का सीक्वेंस है सब में मिलना चाहिए। ठीक है, अब अगर इनमें मिल रहा है, मुझ में मिल रहा है, इनमें नहीं मिल रहा, तो इसका क्या मतलब होगा? ये आपके डिसेंडेंट नहीं है, तो आप जो है हमारे कॉमन एंसेस्टर नहीं है। आपसे ऊपर भी कोई और एंसेस्टर हो सकता है। ठीक है सर, शुक्रिया, बैठ जाएं सर। लेकिन इनमें बिल्कुल नहीं है सर, किसी में भी नहीं है, गम ना करें आप। अच्छा ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि एक स्पीशी, एक रेस जो इस वक्त ज़िंदा है, उसका डीएनए हम जो आखिरी इंसान, सबसे पहला इंसान था, उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उसके कंपेयर करने का हमारे पास तरीका ये होता है कि हम देखते हैं कि कम से कम तब्दीली किस में आ रही है, सबसे ज़्यादा कंजर्व जो कांस्टेंट डीएनए है वो किस में पाया जा रहा है। ठीक है, अब आप देखते हैं अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनके, या हज़ारा कह लें, उनके फीचर्स जो सेंट्रल एशिया वाले हैं, जो बलूचिस्तान में भी पाए जाते हैं, अफ़गानिस्तान में भी पाए जाते हैं, जो पठान जो पेशावर वगैरह में रहते हैं, उनके जो फीचर्स हैं वो थोड़े से उस तरह मुख्तलिफ होते हैं। ये सारे के सारे आपके पास डीएनए की डिफरेंट अपीयरेंस की वजह से आ रहे होते हैं। लेकिन ये सारे लोग अभी ज़िंदा हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई कब्र खोद के 5000 साल पुराने हज़ारा का डीएनए निकाला, उसका हमने मैप किया, सारे लोग तो अभी हैं। तो अब हमारे पास जो डीएनए आए हैं उसको हम आपस में मैप करते हैं। मैप का मतलब कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि किस में हमारे पास सबसे ज़्यादा सिमिलर, नहीं मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे डीएनए मैप करने का, सारी चीज़ें। सॉरी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ जो है जो आसान ज़बान में हो, तो उसमें मुझे मसला आ जाता है कभी कभार। कॉमन तो नहीं कहना चाह रहे, कॉमन, वो डीएनए जो सब में कॉमन है। ठीक है, तो वो एक ऐसी पार्टिकुलर रेस होगी जिसका डीएनए सब में कॉमन होगा। उसका मतलब है वो सबसे ज़्यादा पुरानी है, उसमें इतनी ज़्यादा म्यूटेशन नहीं है मौजूद। ठीक है, उतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई है। अब यहाँ तक तो बात ठीक है। अब एक आगे कीजिएगा।
नेक्स्ट। अब जब उन्होंने सारे के सारे डीएनए को उठा के देखा तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कंजर्व डीएनए है जिसके अंदर बिल्कुल भी म्यूटेशन नहीं मिल रही है वो एक हज्जाबी कबीला है जो कि कीनिया तंजानिया में रहता है और ये उसके एक बंदे की तस्वीर है, ठीक है। तो अब सवाल ये है यहाँ पे कि जो भी हमारे पास पहला इंसान था, चाहे हज़रत आदम थे या लास्ट कॉमन मेल एंसेस्टर जिसको साइंस कहती है वो था, उसमें और इसमें तो बाइबल के मुताबिक कोई 7,000 साल का फ़र्क है और साइंस के हिसाब से कोई 3-4 लाख साल का फ़र्क होगा। तो हम इसको एक बराबर कैसे कर सकते हैं? तो ये जो सिमिलैरिटी हमारे पास आ रही है ये सिमिलैरिटी टाइम के कॉन्टेक्स्ट से आज़ाद है, क्योंकि हमने उसके डीएनए को देखा, उसमें देखा है कि हमारे पास जो म्यूटेशंस हैं वो कितनी कम हैं या कितनी ज़्यादा हैं, ठीक है। जिसमें जितनी ज़्यादा कम म्यूटेशन होगी वो उतना ज़्यादा जेनेटिकली सिमिलर होगा टू दी लास्ट मेल कॉमन एंसेस्टर या द वेरी फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आगे कीजिए। एक और अब हमारे पास सवाल ये है कि ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि पहला इंसान जो था वो काले खदोखाल का था, या फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम भूल जाते हैं काला था या अफ्रीकी था कि नहीं था, हम एज्यूम कर लेते हैं काकेशियन था फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। इस वक्त दुनिया में कुछ 36 के करीब स्किन टोन्स मौजूद हैं। क्या वजह है कि स्किन टोन्स क्यों मौजूद हैं, इसको हम स्टडी करने की कोशिश करें। नेक्स्ट कीजिए। एक और नेक्स्ट करें। अब ये हमारे पास एक मैप है जिसमें उन्होंने स्टडी की कि किस इलाके में कितनी गहरी रंगत के लोग पाए जाते हैं। आप ये देखें कि हमारे पास इक्वेटर यहाँ पे आ जाती है। इक्वेटर के पास जो है सबसे ज़्यादा आपके पास ब्लैक्स हैं, डार्क स्किन के लोग हैं। फिर जैसे जैसे इक्वेटर से हम ऊपर या नीचे जाना शुरू करते हैं हमारे पास स्किन टोन हल्की होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा। अब ये मैप है दुनिया का ही उसी की तरह का। ये बता रहे हैं कि हमारे पास सूरज की रोशनी में यूवी की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। रेड इज़ द मोस्ट और जो ब्लू है या वाइट है वो लीस्ट में आ जाती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास यूवी की रेडिएशन ज़्यादा आ रही है वहाँ पे रहने वालों के जो नेटिव रहने वाले हैं, जो माइग्रेट करके उधर जाके रह रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही, जो नेटिव रहने वाले हैं उनकी स्किन टोन ज़्यादा होगी जहाँ पे यूवी की एक्सपोजर ज़्यादा है। जहाँ पे यूवी की एक्सपोजर कम है वहाँ पे उनकी स्किन फेयरर होगी, वाइटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। यूवी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो हवालों से। सूरज की रोशनी में यूवी लाइट जो है, यूवी रेज़ जो हैं विटामिन डी बनाने में इस्तेमाल होती हैं। हम स्किन से जो हमारा ब्लड जो है स्किन के नीचे जो वेन्स में ब्लड होता है वो यूवी को लेके विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी क्यों ज़रूरी है कि हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो बोन्स कमज़ोर होंगी और उसका डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। इसके अलावा यूवी लाइट जो हमारे पास स्किन कैंसर करती है, आपने सुना होगा। हमारे पास एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं मेलानिन, स्किन के अंदर होता है। मेलानिन जो है हमारे पास स्किन टोन को कम या ज़्यादा करता है। जितना ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा डार्कर आपके स्किन का शेड होगा, ठीक है। आगे कीजिए, बस इससे आगे। ये विटामिन डी हो गया, आगे चलें। ये हेल्दी बोन है, ये विटामिन डी डेफिशिएंट बोन है, इसके अंदर पोर ज़्यादा है, स्ट्रेंथ कम होती है। नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, विटामिन डी एक विटामिन है, एक दूसरा विटामिन है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्या करता है कि ये इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए और इसके साथ साथ इसका रोल होता है फीटस के डेवलपमेंट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जो जितनी भी डेवलपमेंटल एनॉमलीज़ हैं उनको प्रिवेंट करता है। अब हमें यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कि दो विटामिन हैं, एक विटामिन डी है जो यूवी रेज से बनता है, दूसरा हमारे पास जो विटामिन है दैट इज़ फोलिक एसिड, ये B12 है या B9 है, इसका जो भी कोई नंबर हो सकता है। अब ये क्या है, ये है यूवी सेंसिटिव। यूवी ज़्यादा होगी तो ये डिग्रेड हो जाता है, ये अपना काम ख़त्म कर देगा। हमारी ब्लड के अंदर फोलिक एसिड जो होता है वो घूम रहा होता है, गुजर रहा होता है। अगर यूवी लाइट आती है हमारी स्किन से ब्लड तक जाती है और इसमें भी फोलिक एसिड मौजूद होगा तो फोलिक एसिड डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। अगर डिग्रेड होता है तो उस पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर हमारे पास नुकसान पहुंचता है। बच्चे सही से एबनॉर्मलिटीज़ के साथ पैदा होंगे या उनके जो पैदा ही नहीं होंगे कि वो मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी ख़राब करती है। नेक्स्ट कीजिए। अब सवाल ये है कि इन दोनों के साथ ताल्लुक़ क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन डी के लिए हमें यूवी लाइट चाहिए और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें यूवी लाइट नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है?
विटामिन डी के लिए, बोन की स्ट्रेंथ के लिए हमें यूवी लाइट चाहिए, और नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए या बच्चों की अच्छी डेवलपमेंट के लिए हमें यूवी लाइट नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये दो विटामिन्स के दरमियान का बैलेंस है जो कि हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ में यूवी के एक्सपोजर की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट करें। अच्छा नहीं, वापस करते हैं बस। विटामिन डी जो है यूवी की वजह से बन रहा है, फोलिक एसिड यूवी की वजह से डिग्रेड हो रहा है। तो इंसान जिस जिस खत्ते में जाते हैं, अगर वहाँ पे यूवी का एक्सपोजर ज़्यादा है तो नेचुरली एवोल्यूशन के थ्रू उनका कलर जो है डार्कर होता जाएगा। जैसे मैंने पहले मैप में बताया था कि वो इलाके जहाँ पे यूवी का एक्सपोजर ज़्यादा है, वहाँ पे हमारे पास जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो इनहेबिटेंट हैं, नेचुरली जो वहाँ पे पैदा हुए, बड़े सारा कुछ हुआ, उनके स्किन टोन डार्कर होगी। जहाँ पे यूवी नहीं होती वहाँ पे हमारे पास स्किन टोन लाइटर होती है। मिसाल के तौर पे एक अफ्रीकन खातून है और एक अदद स्कैंडिनेवियन खातून है। स्कैंडिनेविया वो इलाका है जहाँ पे यूवी की जो एक्सपोजर है बहुत मिनिमम होता है, तकरीबन ना होने के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट कीजिए। अब ये खातून है जो इनुइट कबीले की हैं। इनुइट कबीला हमारे पास नॉर्थ पोल में रहता है, नॉर्थ पोल के आसपास, अलास्का, कनाडा। लेकिन इन दोनों के स्किन टोन में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, दोनों एक ही विसिनिटी में रहते हैं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट और नेक्स्ट दो दफ़ा। ये स्कैंडिनेविया है, इस दायरे को आप देख रहे हैं जो कि नॉर्थ पोल को एक ही लोकेशन को बता रहा है, और ये हमारे पास अलास्का या कनाडा है। इनुइट लोग यहाँ पे रहते हैं, स्कैंडिनेवियन लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब स्कैंडिनेवियन जो हैं, चाहे वो डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे, जो भी है, वहाँ पे यूवी एक्सपोजर नहीं है। वहाँ पे तो हमें लॉजिकली बात समझ में आती है कि यूवी के ना होने की वजह से वहाँ पे लाइटर स्किन, फेयर स्किन डेवलप हुई, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है विटामिन डी बना सकें। लेकिन उसी एरिया की विसिनिटी में, उसी लेवल के एक्सपोजर के साथ हमारे पास इनुइट लोग रहते हैं जहाँ पे हमारे पास यूवी नहीं है, लेकिन उनके स्किन टोन डार्क कर रहा है। तो आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है इसकी? सोचिए एक मिनट को, मैं इतने में पानी पी लूँ। लॉजिकली तो हमें ये लगता है कि अलास्का में जो लोग हैं उनको भी उतनी ही यूवी मिल रही है जितनी स्कैंडिनेविया में है। तो वहाँ पे भी लॉजिकली बात ये जहन में आती है कि उनको भी विटामिन डी की उतनी ही शदीद ज़रूरत होनी चाहिए जितनी स्कैंडिनेविया के लोगों को है। तो स्कैंडिनेविया में हमारे पास क्या वजह है, या अलास्का में क्या वजह है कि हमारे पास स्किन टोन का फ़र्क आ रहा है? ये बिल्कुल इस तरह से हो सकता है कि वो स्किन सूरज के ऊपर या यूवी के ऊपर डिपेंडेंट ही ना हो विटामिन डी लेने के लिए, किसी और सोर्स से विटामिन डी ले रहे हो। तो जब ये कनेंड्रम आया साइंटिस्ट के सामने कि ये दो लोग हैं जो कि सेम उस एक्सपोजर के साथ हैं लेकिन उनके स्किन टोन में फ़र्क है। नेक्स्ट कीजिएगा। तो एक और नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट। तो हमारे पास जो इनुइट कबाइल हैं हिस्टोरिकली ये वेलिंग और जो सी फूड्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे। ये दीज आर दी रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। अगर आपको विटामिन डी वहाँ पे मिल रहा है तो उनको सूरज है नहीं है, यूवी है नहीं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विटामिन डी ऑलरेडी इनके फूड में मौजूद है। तो अगर आपके पास एक वेरिएबल मौजूद है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा था, आपने उस वेरिएबल को निकाल दिया तो एवोल्यूशन का प्रोसेस वहाँ पे ख़त्म हो गया। ये बात समझ में आ रही है? एक वेरिएबल था कि जी यूवी होगी तो विटामिन डी बनेगा, जिससे बंदा मजबूत होगा, उसकी हड्डियाँ ठीक होंगी, बचपन में हड्डियाँ टूट नहीं जाएंगी। तो अगर आपने वो विटामिन डी वैसे ही देना शुरू कर दिया तो यूवी कम है ज़्यादा, उसका तो फ़र्क ही ख़त्म हो गया। क्या? नेक्स्ट कीजिएगा। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ आने तक का जो सफ़र है वो हमारे पास यूवी की एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस जगह पे हमारे पास फॉलिक एसिड बनाने के लिए कितना कम यूवी से बचने की ज़रूरत है, या हमें अपनी हड्डियाँ मजबूत करने के लिए कितना ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, यूवी की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट करें। अच्छा, अब ह्यूमन एवोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये दिस इज़ अ 5 पार्ट सीरीज़ ऑफ आर्टिकल जो मैंने लिखे थे, और इसका इंटेंडेड ऑडियंस हमारे एवरेज पाकिस्तानी मुसलमान हैं जो एवोल्यूशन को कुफर करके जो है ना बिल्कुल लगा देते हैं एक तरफ सारे। तो उसमें थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आता है, वो एक आयत के हवाले से, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यह है, इस वक्त दुनिया में सैकड़ों नहीं हज़ारों ज़बानें बोली जाती हैं। ज़बान इवॉल्व होती है, ज़बानें रिजिड नहीं होती, वक्त के साथ ज़बान में फ़र्क आता है। नेक्स्ट कीजिए।
ये ज़बानों की वो हिस्ट्री है। आपको मुख्तलिफ़ ज़बानों के क्लस्टर्स नज़र आएंगे कि जो मिलती जुलती ज़बानें हैं। मिसाल के तौर पे इंडो ईरानियन है, इसमें ईरानियन में आपको पर्शियन, कुर्दिश, बलोची और पश्तो नज़र आ रही हैं। ये क्लोजली रिलेटेड ज़बानें हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और एक दूसरे के या तो अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें या एक दूसरे का जो सेंटेक्स है वही इस्तेमाल कर रही हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब पुरानी ज़बानें कैसे इवॉल्व हुई इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन उर्दू जो है वो तो हमारे सामने की बात है। 500-600 साल में उर्दू इवॉल्व हुई है। वापस जाएं, वापस सबसे ऊपर वापस। बस अमीर खुसरो की गज़ल है बड़ी मशहूर, छाप तलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाए के। मैं शायरी में बड़ा कमज़ोर हूँ, मुझसे पढ़ी भी नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन ये अमीर खुसरो के ज़माने की उर्दू जो है हम नहीं बोलते। नेक्स्ट करेंगे। इस ईरान अमीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है। टुक वाला लफ्ज़ भी हम आज इस्तेमाल नहीं करते। मुझे टुक का इसलिए पता है कि एक दफ़ा मैंने अपने दादा से सुना था ये वाला शेर, और अगर मैंने ना सुना होता तो मैं या तो इसको टिक पढ़ रहा होता या टक पढ़ रहा होता या टुक पढ़ रहा होता, ठीक है। लेकिन हम इस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। आगे चलें। दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। अब ये हमारे ज़माने से मिलती जुलती उर्दू है, हमें समझ में आती है। और अगर हम चल जाएँ आजकल की शायरी को उठा लें तो वो भी इसी तरह की होगी, ठीक है। तो वक्त के साथ ज़बान के अंदर तब्दीली आ रही है, ज़बान इवॉल्व कर रही है विद पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट कीजिएगा। अब ये एक आयत है विच स्टेट्स तर्जुमा, और इसकी निशानियों में से आसमान और ज़मीन की तख्लीक भी है और तुम्हारी ज़बानों और तुम्हारी रंगों का इख्तलाफ भी है। बेशक इसमें अहले इल्म और तहकीक वालों के लिए निशानियाँ हैं, ठीक है। अब ज़मीन की तख्लीक है या कायनात की तख्लीक है, वो बिग बैंग थ्योरी है, जो भी है। आई एम नॉट फिजिसिस्ट, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन वो एक अल्लाह ताला की जो है डिवाइन जो भी एंटिटी, जिसको आप माने ना माने, उसकी एक बहुत बड़ी निशानी आती है, ठीक है। अगर आप ज़बान को, चाहे वो बोलने वाली ज़बान है या जो रंग हैं, उसको भी उसी लेवल की निशानियाँ करार दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो प्रोसेस आ रहा है वो उसी निशानी का ही प्रोसेस है, ठीक है। आगे चलें। ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ सा हिस्सा है जो उसमें था। आगे चलें। ये हो गया सर। अच्छा, अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि इंसान इवॉल्व कर रहे हैं, इंसान बनने के बाद से भी इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एवोल्यूशन का प्रोसेस काम कैसे करता है। अब नहीं, बस पहली तस्वीर पर रुक जाएं, आगे नहीं जाएं। बस इसके लिए हम एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एवोल्यूशन के 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो 3 रिक्वायरमेंट्स मौजूद होंगी तो एवोल्यूशन होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशन होना है तो उसकी शर्त है कि उसके अंदर डाइवर्सिटी हो, वैरायटी हो, मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स हों। वो फ़ीचर्स जो हैं किसी किस्म का एडवांटेज दे रहे हों एक पार्टिकुलर ग्रुप को, और ऐसी इन्वायरमेंट मौजूद हो जिसमें वो पार्टिकुलर जो एडवांटेज है उसकी आइंदा आने वाली पॉपुलेशन को फ़ायदा दे सके, ठीक है। सिर्फ समझ लें इसको, अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। एज्यूम करते हैं एक जंगल है जिसमें 2000 बकरियाँ रहती हैं, ठीक है। 2000 बकरियों में से 1800 बकरियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ ताज़ी घास खाती हैं, पत्ते खाती हैं और कुछ भी नहीं खाती, और 200 बकरियाँ ऐसी हैं, नेक्स्ट करेंगे, जो दरख्तों की छाल खाती हैं। वो सब कुछ भी खा लेती हैं, लेकिन खुश्क चारा भी खा लेती हैं, दरख्तों की छाल भी खा लेती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इत्तेफाक से इस जंगल में कहत पड़ जाता है। कहत पड़ेगा तो क्या होगा, पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, सब्ज़ पत्ते नहीं होंगे, सब्ज़ चारा नहीं होगा, और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए कहत होगा तो पहली वाली बकरियां जो हैं इनकी आबादी कम होती जाएगी क्योंकि इनका डिज़ायर्ड खाना ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट करेंगे। और हमारे पास ज़्यादा तादाद किन की बच जाएगी, वो बकरियां जो कि खुश्क चारा खा सकती हैं, दरख्ती छाले खा सकती हैं, खुश्क पत्ते खा सकती हैं, झाड़ियाँ खा सकती हैं। कुछ अरसे के लिए हम छोड़ देते हैं, कहत ख़त्म हो गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्या होगा, इन बकरियों की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमने स्टार्ट किया था 2 तरह की बकरियों से। ये सेम एक स्पीशी है बकरियों की, जो कि खाने की हैबिट में फ़र्क है, बस बाकी सेम है। खाने में कहत पड़ा, इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई, चेंज होने के नतीजे में क्या हुआ कि वो जो एक पार्टिकुलर हैबिट की मालिक बकरियाँ थीं वो ख़त्म हो गई, दूसरी वाली सर्वाइव कर गई। नेक्स्ट कीजिए। अब 10 साल तक जो है हमारे पास बकरियाँ बढ़ती गईं, और फिर हमारे पास एक और नेक्स्ट, और उनकी आबादी लेट से दोबारा 2000 की तादाद में होगी। अब इत्तेफाक से एक दिन भेड़ियों का एक गोल उस जंगल में आ जाता है और ढेर सारी बकरियां देख के उनकी जो राल टपकने लगती है। वो क्या करते हैं, बकरियों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। अच्छा,
इस भेड़ियों के आने से पहले हमें फिर दोबारा डाइवर्सिटी वैरायटी चाहिए। हम अज्यूम करते हैं कुछ बकरियां ऐसी थीं जिन्होंने पत्ते खाने शुरू कर दिए। पत्ते खाने के चक्कर में क्या हुआ कि वो दरख्तों पर चढ़ना शुरू हो गया, उन्होंने दरख्तों पर चढ़ना सीख लिया और दरख्तों पर रहने लगी। ठीक है, अब क्या होता है, भेड़िया आ गए। भेड़िया जो है दरख्त पे नहीं चढ़ सकता, चीता चढ़ जाता हो तो भेड़िया नहीं चढ़ सकता। तो अब क्या होगा कि वो बकरियां जो ज़मीन पे पाई जा रही हैं उनका तो शिकार ये भेड़िया कर लेगा, लेकिन वो बकरियां जो कि दरख्त के ऊपर मौजूद हैं उनका शिकार भेड़िया नहीं कर सकता। ठीक है, तो नतीजा क्या होगा कि अपने आपके इस भेड़िए की आमद से जो फ़िल्टर लगा तो सिर्फ वो बकरियां बची जो दरख्त के ऊपर मौजूद हैं, बाकी नीचे ख़त्म हो गई। नेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, ये वैसे एक मराकश की तस्वीर है कि वहाँ पे बकरियाँ एक्चुअल में दरख्त के ऊपर चढ़ के वो फल शल खाती रहती हैं। ठीक है, तो हमने एक हाइपोथेटिकल थॉट एक्सपेरिमेंट किया एक जंगल में बकरियों के ऊपर। जंगल में हम 100 साल पहले चले जाते हैं जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। वहाँ पे हमें जाते हैं तो हमें वो बकरियाँ मिलेंगी कि चारा खा रही हैं, दरख्त पे ज़मीन पे जो फुदकती फिर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। और अगर हम अभी जाते हैं तो हमें वो बकरियाँ मिलती हैं जो दरख्तों के ऊपर चढ़ी हुई हैं और दरख्त के ऊपर जाके पत्ते खा रही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ एवोल्यूशन वर्क्स। एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आज एक स्पीशी है तो कल को स्पीशी बी में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस के आहिस्ता आहिस्ता आपके पास एक स्पीशी के अंदर ऐसी चेंजेस एक्यूमुलेट होती हैं जो टाइम के साथ उसको बेनिफिट दे रही होती हैं। अगर इस बकरी को दरख्त पे चढ़ना ना आता होता या दरख्त पे चढ़ने का उसको कोई फ़ायदा ना होता तो हमारे पास उस जंगल में दरख्त पे चढ़ने वाली बकरियों की तादाद ना होने के बराबर होती। इनकी तादाद इसलिए ज़्यादा है कि ये सर्वाइव करें दरख्त के ऊपर जहाँ पर भेड़िए के पास इनको खाने की एक्सेस मौजूद नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट कीजिएगा। इंसानों के एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। इंसानों का एवोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। हमारे पास जो होमोनिनी फैमिली है जिसमें इंसान नुमा जितने भी जानदार थे वो आए और आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होता है। कहने के बाद सारे कह देते हैं एवोल्यूशन हुआ, कुछ कहते हैं नहीं हुआ, तो हमें पता कैसे चलेगा? हम क्या करते हैं कि हम वो देखते हैं कि हमारे पास जो फॉसिल्स आ रहे हैं वो कितने पुराने हैं कितने नए हैं। कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निक नहीं, पुरानी टेक्निक क्या है। एक तो फॉसिल की डेट हमें मिल गई। दूसरा हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि उसकी अच्छा हम एज्यूम करते हैं कि जी पहला एक जो इंसान जो एक तो मुझे इनके नामों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी नहीं आती तो मैं बिल्कुल भी प्रोनाउंस करने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन लेट्स से ये वाली स्पीशी जो कि ह्यूमन का एंसेस्टर नहीं है, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रही है तकरीबन 3 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और ये मॉडर्न होमो सैपियंस हैं जो कि आज के ज़माने में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनके और उनके दरमियान जो कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जी एक स्पीशी दूसरी में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी तीसरी में कन्वर्ट हो रही है। जो आप लोग ने बड़ी मशहूर तस्वीर भी देखी होगी, एक तरफ से बंदर चलता हुआ आ रहा है, आगे इंसान खड़ा हुआ है और कुछ लोग इसमें वो मजाक बना देते हैं कि आगे उससे अगला स्टेप और रोबोट का दिखा देते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा एवोल्यूशन में नहीं होता। आपके पास एक वक्त में मल्टीपल डिफरेंट वेरिएशंस मौजूद होती हैं पॉपुलेशन के अंदर जो कहीं पे कोई ना कोई बेनिफिट ऐड कर रही होती हैं और कहीं पे वो बेनिफिट जो है नहीं दे रही होती हैं। जो चीज़ बेनिफिट दे रही है वो एक्यूमुलेट करेगी, जो बेनिफिट नहीं देती वो उसमें से उस पॉपुलेशन में से ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा। अब ये हमारे पास कॉमन मिसकंसेप्शन है कि इंसान बंदर की औलाद है और एवोल्यूशन कहता है कि जी डार्विन जो है वो बंदर को अपना दादा परदादा मानता था। ऐसे नहीं होता। आपके पास कॉमन एंसेस्टर होता है, लेकिन कॉमन एंसेस्टर ये नहीं है। इंसानों की और गोरिल्ला की जो कॉमन एंसेस्टर है वो कितने को 12-1 मिलियन साल पहले आता है। फिर उसके बाद चिंपैंजी के और इंसान का जो कॉमन एंसेस्टर है वो कोई 8-1 मिलियन साल पहले आता है। और फिर उसके बाद इंसानों की जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, होमो निएंडरथल्स हैं, होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलस है, वगैरह वगैरह, और आखिर में हमारे पास होमो सैपियंस आते हैं। इनका आपस में बाप बेटे का ताल्लुक़ कहीं पे किसी जगह भी नहीं है। ठीक है, जो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि इंसान बंदर की औलाद है, ना किसी डार्विन ने कभी कहा, ना किसी और साइंटिस्ट ने ये बात कभी क्लेम की है। ठीक है, होता ये है कि आपके पास एक पॉपुलेशन में 10 तरह की वेरिएशंस आती हैं और विद पैसेज ऑफ टाइम उस वेरिएशन का कोई बेनिफिट होता है तो वो एक्यूमुलेट होते होते और द मिलियंस ऑफ ईयर्स वो एक नई स्पीशी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
सो अभी तक फ़िलहाल मेरी इतनी टाक है और मेरी बस हो गई है। ठीक है, तो अब आप सवाल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे एक स्लाइड और भी थी मेरे ख्याल में, आगे करिए। बात वही है कि जो आमतौर पर चीज़ दिखाई जाती है कि ये होता है कि बंदर से शुरू होते हुए इंसान आ गया, सारा कुछ हो गया, तो उसके नीचे के असल में ये होता है कि आपके पास यहाँ पे आपके पास उसका एंसेस्टर स्प्लिट होके उधर चला गया है। ये आज के बंदर जो हैं इतने 100 साल पहले इवाल्व होके अलहदा हो गए, फिर उसके बाद ये वाले जो मंकीज़ जो हैं वो अलहदा इवाल्व हुए, ये अलहदा होते, और आपके पास टाइम के साथ है ये जो चीज़ जो नीचे वाली है ये नहीं दिखाई जाती, जिसकी वजह से हर बंदे को बड़ी तकलीफ़ होती है। थैंक यू जी। ये जो सेपियंस किताब के अंदर नोअल हरीरी ने, और उसके बाद उन्होंने होमो ड्यूस का जिक्र किया है एक दूसरी किताब के अंदर भी, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप क्या समझते हैं कि वो एक एवोल्यूशन का तस्करा पूरा करते हैं, नेanderthal से शुरू करते हैं और अभी आजकल के दौर को वो कहते हैं कि मैं पहले एक बात आपकी मैं रोक देता हूँ। मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, मुझे आज भी एक बंदे ने किताब सजेस्ट की थी, मुझे इसका नहीं पता कि उसमें उन्होंने क्या बात कॉन्सेप्ट वो ये देना चाहते हैं कि 70,000 साल पहले तकरीबन आज से ये होमो सेपियंस ने जंग जीत ली थी अपने तमाम भाइयों के ख़िलाफ़, जो भी उसके होमोज़ की वैरायटी में शामिल थे। तो होमो सेपियन इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली डोमिनेंट इन द होल स्फीयर 70,000 80,000 साल से। तो अब उसके बाद वो कहते हैं कि नाउ इज़ द टाइम द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट कि इसका एक पैरेलल में इसका एक कॉम्पिटिटर आ रहा है, और उसको होमो ड्यूस का नाम देता है। क्यों आ रहा है? वक्त के साथ उसका ये नज़रिया है कि जितनी टेक्नोलॉजी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है, एक नया स्पीशी जो है वो वजूद में आएगी और जो सेपियन को टक्कर देगी, उसका मुकाबला करेगी। तो मैं जानना चाह रहा था कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल? पहली बात तो ये है कि मैंने किताब नहीं पढ़ी, तो मैं किताब के ऊपर बात नहीं करूँगा। मैंने जो बात की है मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा। होमो नोवस कैलिन जो सपोजिटली होमो नोवस स्पीशी आएगी, तो उसके आने के लिए क्या कोई ऐसी वेरिएशन है जो कि इस वक्त इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हमारे लिए बेनिफिशियल हो? अभी तो जो हमारे पास पिछले 10-1,000 साल से जो हमारे हालात हैं, चाहे वो क्लाइमेट है या कोई और चीज़ है, वो फेयरली कांस्टेंट हैं। छोटी मोटी उसमें आइस एज आगे चलेगी, वो हो गया, इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा हमारे पास। ये आपका जो सवाल है कि बेसिकली चेंज क्यों आती है, चेंज वेरिएशन जो है बेनिफिट देगी तो वो वेरिएशन सस्टेन करेगी। अगर उस वेरिएशन का कोई फ़ायदा नहीं है वो एलिमिनेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हमें एक दुम की ज़रूरत है, दुम के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, तो कुदरती तौर पे दुम वाले इंसान जो हैं सेलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। कुदरती तौर पे उनकी सिलेक्शन होगी, उनका इंतखाब होगा, और जिसकी जितनी बड़ी दुम होगी उसका उतने सक्सेसफुल लाइफ होगी, उतनी ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सक्सेस होगी, तो बगैर दुम वाले इंसान ख़त्म हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ एवोल्यूशन वर्क्स। अब मैं एज्यूम करना शुरू कर दूँ जो होमो नोवस आना शुरू हो गया या नहीं हो गया, तो उसकी कोई लॉजिकल रीज़न होगी उनके नज़दीक। चूँकि मैंने किताब नहीं पढ़ी तो मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है इनके सवाल का जवाब यूँ देना चाहिए कि एवोल्यूशन का अमल तो अब ख़त्म हो गया इंसानों की हद तक। अब ये देखने कि अगर कोई बच्चा अंडरवेट पैदा होता, 1 किलो का पैदा होता, फिर भी आप उसको इंक्यूबेटर में रख के उसको बचा सकते हैं। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात नहीं रही। अब तो वो बच्चा अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, मज़ीद बच्चे पैदा करेगा। तो जो एडवांटेज ज़रूरी था पिछले ज़मानों में उस नस्ल को आगे कायम रखने के लिए, अब वो हालात बदल गए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नो लॉन्गर अप्लाइज टू ह्यूमन एवोल्यूशन। हाँ, जहाँ तक फूल, नबातात और जानवर, उनके लिए तो अब भी कायम है, इंसानों के लिए नहीं है अब। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो हमारी मेडिकल जो सक्सेस है उसमें बहुत सी बीमारियां जो एलिमिनेट हो जानी चाहिए थी वो एलिमिनेट नहीं हो रही हैं, आज भी मौजूद हैं, कि हमने उन बंदों को ज़िंदा रखा हुआ है। मैंने हीमोफीलिया की बात की थी, मेरा एक दोस्त है, बेसिकली बड़ा अच्छा बंदा है, उसी से मैंने एवोल्यूशन सीखा, वरना उससे पहले मैं भी कहता कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ हुआ। तो उसको हीमोफीलिया है, इसलिए कि वो सर्वाइव कर गया मेडिकल, उसकी वजह से उसको जो कास्ट है उसको कहते हैं फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो उसको प्रोटीन्स हैं वो लगाए जाते हैं। जब खुदा न खास्ते जब इसको कभी ब्लीडिंग हो तो वो ठीक हो जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेडिकल हेल्थ की वजह से ये जो एस्पेक्ट है जो सर ने राइटली पॉइंट आउट किया,
तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो फ़िल्टर ख़त्म हो गया है, जो कि किसी एडवांटेज के होने या ना होने की वजह से है। हाँ, अगर आपके हालात में इतनी शदीद किस्म की ड्रास्टिक चेंज आ जाए कि कोई बहुत बड़ा बहुत लंबी आइस एज आ जाए या बहुत ही शदीद किस्म का जो वो आ जाए, तो शायद उसकी वजह से कुछ ऐसे अडाप्टेशन आ जाएँ। तो बाकी यही है सर। इन्होंने जिक्र किया होमोड्यूस का। होमोड्यूस तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मतलब हमारी जो तब्दीली ह्यूमन बीइंग में तब्दीली हुई है, जैसा अभी परवेज़ साहब ने कहा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के उसूल को उन्होंने डिफाई किया है मेडिकल साइंस में। जो तब्दीलियाँ आई हैं और जो हमारा सर्वाइवल का मोड है, अब हम सर्वाइव करते हैं चाहे जो भी हो, इसकी वजह ये है कि मेडिकल साइंस की तरक्की से। और अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की वजह से ह्यूमन बॉडी जो है उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, और उसकी वजह से होमोड्यूस इसीलिए इस्तेमाल किया है कि अब हम ओमनीपोटेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे हर चीज़ कर लेते हैं। तो वो ह्यूमन बीइंग्स जो होमो सेपियंस जो बहुत पहले थे, जो हीमोफीलिया का आपने जिक्र किया, उसमें साफ़ हो जाते थे और बहुत सी बीमारियों में ख़त्म हो जाते थे, वो अब नहीं हो रहा है। मेडिकल साइंस की वजह से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और जो कंप्यूटिंग पावर है उसकी वजह से ब्रेन में भी चिप्स लगा दिया है, और ये बहुत से फंक्शंस ऐसे हैं जो कि पहले नहीं थे, हो सकते थे, अब होने लगे हैं। उसकी वजह से ह्यूमन स्पीसीज़ चेंज हो रही है बहुत तेज़ी के साथ। जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है वैसे ह्यूमन स्पीसीज़ चेंज हो रही है, तो कुछ अर्से के बाद ये ह्यूमन स्पीसीज़ नहीं रह जाएगी। इसके अंदर बहुत सी चिप्स होंगे, बहुत से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की इन्वेंशंस होंगी। ये ऐसा है होमोड्यूस की कि ये जो चिप्स हैं ये पैदाइश के वक्त पे मौजूद नहीं होंगे, पैदाइश के बाद डाले जाएंगे सर। अगर पैदाइश के साथ आ रहे हैं तो हम उसको बिल्कुल होमोड्यूस कह देंगे। आप ही की बात पे मैं बिल्ड करता हूँ। सिजेरियन ऑपरेशन की वजह से इंसानों के जो सर का साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो गया। उससे पहले एक फ़िल्टर लगा हुआ था कि इस साइज़ का जो हेड है, मुझे उसका एग्जैक्ट वो नहीं पता, वो चूँकि वो बर्थ में वो मुश्किल पैदा कर देता है, तो वो उससे बड़े साइज़ के जो सर हैं वो नहीं पैदा होते थे। वो बच्चे जो हैं वो पैदाइश के दौरान ही फौत हो जाते थे या वो मिसकैरेज वगैरह हो जाता था उनका। नहीं, इसका भी जो पैदाइश की आपने बात की, ह्यूमन जीनोम में चेंजेस हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो भी चेंज कर सकते हैं, ह्यूमन जीनोम भी चेंज कर सकते हैं। और ये कि आप जहाँ कहें मुझे बच्चा चाहिए जिसकी इस तरह की आँखों का ये रंग हो, ये हाइट हो, ये स्किन कलर हो, तो वो भी हो सकता है, वो बहुत दिन से हो रहा है। तो ये भी एक जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, जैसे आप सर ने बात की है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि अगर क्लोन भी आप करते हैं तो आप जेनेटिक चेंजेस लेके आते, ह्यूमन से ह्यूमन ही प्रोड्यूस करते, ना कि आप ह्यूमन से आप उसकी दुम उगा देंगे। अच्छा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये एक पार्ट है मेरा, अच्छा ठीक है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक ह्यूमन अगर ट्राई करे कि मैं जनाब दरख्त के साथ लटक के और बंदर की तरह मैं खाना खाऊं, तो उसकी दुम उगाएगी। आपका ये कहने का मतलब है? अगर दुम क्या होने से फ़ायदा हो रहा है जिससे उस बंदे की अगली नस्ल की आबादी बढ़ती जा रही है, तो दुम लाजमी निकलेगी। अगर दुम के होने का फ़ायदा है और वो फ़ायदा उसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस में आ रहा है तो दुम निकलेगी। अगर उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस में उसका फ़ायदा नहीं है तो दुम नहीं निकलेगी। मुझे आपके थ्योरी से इख्तलाफ नहीं है, तो मैं थ्योरी की बात, लेकिन मुझे जो प्रैक्टिकली चीज़ें नज़र आती हैं ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपके सवाल कंप्लीट हो गया। अगर आप सॉरी के साथ कि अगर आप ह्यूमन की हिस्ट्री देख लें, आप ले लें बिफोर क्राइस्ट भी ले लें, और आज तक क्या इंसान में ऐसी कोई चेंज आई है? वो मुझे बता दीजिए आप। उसका कोई प्रूफ है कि जिस पे हम ये बात कर रहे हैं कि आज इंसान है तो कल इसमें से ये चीज़ आ जाएगी और फिर इसमें ये नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? आप इसमें दिखा सकते हैं? अच्छा एक मिनट, मैं बाप की बात का मैं जवाब दे देता हूँ। मैं गलत कह रहा हूँ।
सुन लीजिए, सुन लीजिए। लेकिन मुझे ये थियोरेटिकली तो हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये नज़र नहीं आया। सुन लेना, सुन लें, बात सुन लें। पहली बात मैं आपको बता दूं, क्लोन जब करते हैं तो उसमें कोई जेनेटिक चेंज नहीं होती, ठीक है। बाय डेफिनेशन क्लोन का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। ह्यूमन क्लोनिंग नहीं हो रही। सर मेरी गुजारिश सुन लेना, देखें सर मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्लोन होगा तो वो एवोल्यूशन नहीं होगा। आपको डिज़ाइनर्ड बेबी चाहिए, दैट इज़ नॉट एवोल्यूशन, ठीक है। अगर आपने उसको पैदा होते साथ ही बच्चे के सर में 10 किस्म की चिपें लगा दी हैं, दैट इज़ आल्सो नॉट एवोल्यूशन, कि बच्चा उस चिप के साथ पैदा नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपका ये था कि कोई ऐसी चीज़ आई कि उसमें जो है इंसान तब्दील हो गया है, तो मैंने आपको यही बताया कि जब एक इंसान जो सबसे पहला था उसके जिल्द का रंग स्याही माइल था। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम क्या लेते हैं, सफ़ेद था, काकेशियन था, या पाकिस्तान का रहने वाला था जो गंदमी रंगत रखता था। तो अब वो एक बंदे की औलाद जो है 36 डिफरेंट स्किन टोन के साथ दुनिया में मौजूद है, तो इसका मतलब है कोई तब्दीली आ रही है, ठीक। तो ये जो तब्दीली आ रही है बेसिकली एवोल्यूशन ही को दिखा रही है ना। हमारे यहाँ एवोल्यूशन के बारे में सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है, स्पीशी ए से स्पीशी बी बन जाए, ऐसे नहीं होता। इंसानों की तारीख़ जो है, होमो सेपियंस की तारीख़, हमारी तारीख़ जो है वो लाख साल से ज़्यादा की नहीं है, पुरानी। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, लेकिन लाख साल से ज़्यादा नहीं है उसको। हमारी ज़मीन पे जो ज़िंदगी की तारीख़ है वो 2-2.25 अरब साल पुरानी है। इन 2-2.25 अरब साल का जो पीरियड है, इसमें भी आपके पास किसी किस्म का एवोल्यूशन नहीं होता है। और जो आखिरी जो 1 अरब है उसके अंदर आपके पास हर किस्म का एवोल्यूशन होता है, ठीक है। अरब साल के हिसाब से आप देखें तो वो, अगर अरब नंबर और 1 लाख साल की बात करें तो वो 1 लाख साल कुछ भी नहीं है। आपके पास एवोल्यूशन होना है, और अगर इंसान ने किसी दूसरी स्पीशी में बदलना है, उसको आप 2-4 करोड़ साल दीजिए। 2-4 करोड़ साल के बाद आपको आज के इंसान और उस इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। वेल जो जानवर है, इसकी इब्तिदा पाकिस्तान के ख़त्े से हुई। ये खुशकी का जानवर था, इसका नाम था पाकिसीटस। सीटस जो है वेल की उसके नाम है, लेटन है कि ग्रीक है मुझे नहीं पता, ठीक है। कुत्ते के साइज़ का खुशकी का जानवर था, पाकिस्तान में पाया जाता था। पाकिस्तान से उसके फॉसिल्स मिले, आप जाके पाकिसीटस और वेल एवोल्यूशन सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और वो कुत्ते का साइज़ कितना बड़ा जानवर होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। वेल आपकी इतनी बड़ी कि आप ब्लैक होल की पूरी बिल्डिंग के बराबर खड़ा कर दें तो वो बिल्डिंग उससे छोटी होगी, ठीक है। तो वो जो है आपके पास 5 के 6 करोड़ साल लगे पाकिसीटस से मॉडर्न वेल्स बनने में, ठीक है। तो लाख साल जो है कोई इतना बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। अगर आप चाहते हैं, और जो लोग कॉमनली समझते हैं कि स्पीशी ए से स्पीशी बी में तब्दीली आ जाए, तो लाख साल में वो नहीं आ सकती। उसके लिए आपको 2-3 करोड़ साल देने होंगे। और अगर आप 2-3 करोड़ साल देख लें इंसानों को, जो कि मुझे नहीं लगता कि हम एज ए स्पीशी जो हमारी हरकतें हम गुजार पाएंगे, तो अगर हम गुजार लिए तो 2 करोड़ साल बाद के इंसान और आज के इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। सॉरी, मैं ना इसमें आप कहेंगे मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा अपना एक व्यू देना चाह रहा हूँ। एक्चुअली इंसान अपनी सर्वाइवल के लिए जो भी कर रहा है, उसको अल्लाह ताला ने एक माइंड दिया, दिमाग दिया, जिससे आप मैं सारे सोचते हैं। अगर वो दरख्त में नहीं चढ़ सकता था या हाइट भी नहीं जा सकता था, उसने एलिवेटर बना लिए, उसने सीढ़ियाँ बना ली, लैडर बना ली, अपनी अक्ल को यूज़ की। उसमें उसकी दुम नहीं होगी। मैं दुम पे ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट, इसलिए आपने एग्जांपल दी थी ना, तो मैं ज़रा उसको ले रहा हूँ। सेकेंडली, जो इंसानों के जो अभी जो लाइफस्टाइल में चेंज आया है, वो उसकी इकोनॉमिक्स की वजह से आया है, वो उसके खुशहाली की वजह से आया है। कि उसको ये सारे आप इंडिकेटर्स आप देख लें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख लें, आप पॉवर्टी इंडेक्स को देख लें, वो जैसे जैसे उसको मिली हैं ये सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं, उसका लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। आपने कभी सोचा था कि किसी आदमी का, कोई आज से 1000 साल पहले उसकी नज़र ख़राब हो जाए, उसको ग्लासेस मिल जाए? अब ग्लासेस भी नहीं है तो उसके पास लेंसेज आ रहे हैं, और ठीक है जी। तो ये चेंज आई है, और लोग ठीक है, ये चेंज आई है जनाब, ये बस यही चेंज आ रही है। जो आप कह रहे हैं वो
सर आप 1000 साल की बात कर रहे हैं, मैं 70,000 साल के 1 लाख साल की बात कर रहा हूँ. दैट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एज़ कम्पेयर टू कि आप 4, 5, 6, 10 करोड़ साल की बात कर रहे हैं. इतनी जल्दी में आपके पास एवोल्यूशन काम नहीं करता. सर मैं भाई के सवाल को ही रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा. एक्चुअली पेस ऑफ एवोल्यूशन मेरे ख्याल में शायद अभी भी हम देख सकते हैं. मेरा ताल्लुक़ डेंटिस्ट्री से है. 20-25 साल पहले हमें जिस तरह विजडम टीथ है, तीसरी दाढ़ होती है वो, उसके पीछे एक पैरामोलर चौथी दाढ़ भी होती थी. 20-25 साल पहले नज़र आया करती थी. अभी हमारे बुज़ुर्ग चने गंडेरियाँ सख्त चीज़ें खाते थे. हम फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, हम सैंडविचेस खाते हैं. वो अकल दाढ़ ना सिर्फ ख़त्म हो गई, पैरामोलर की बात कर रहा हूँ, जो अकल दाढ़ के भी पीछे एक और दान था. फिर अकल दाढ़ आई, फिर वो फंसना शुरू हो गई. और अब बहुत से बच्चों में, अब मेरी बेटी की अकल दाढ़ें हमने एक्सरे कराया तो थी नहीं, तो अब अकल दाढ़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं. और ये 25 साल के अंदर अंदर ये चीज़ नज़र आई है. तो ये बिल्कुल ऑब्ज़र्व हो सकती है. और जहाँ तक दुम की बात है, तो दुम भी ऐड हम नहीं करा रहे, दुम ख़त्म हुई है. पहले दुम हुआ करती थी, वो आहिस्ता 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 आहिस्ता. और अभी भी बच्चे हैं जिनकी नहीं, उनका वो एनॉमली होती है, उसका एवोल्यूशन से ताल्लुक तो वो नहीं चीज़ें वो होता. आहिस्ता 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 ख़त्म होती जा रही हैं. और चीज़ वही आगे प्रिवेल कर रही है जिसकी ज़रूरत है. जिसकी ज़रूरत नहीं है वो माइनस होती जा रही है. जो चीज़ फ़ायदेमंद है वो रिटेन रहेगी, जो फ़ायदेमंद नहीं है या नुकसानदेह है वो एलिमिनेट होगी. दिस इज़ हाउ एवोल्यूशन वर्क्स. सर 2 कन्फ्यूजन है सर. सर शुरू में आपने जिक्र किया कि जो डार्क टोन होती है वो अल्ट्रावायलेट से होती है, लेकिन सर ये कहा जाता है कि ओजोन लेयर होती है जो अल्ट्रावायलेट को फ़िल्टर आउट करती है. एक सर ये, और दूसरे सर ये कि आप ये कह रहे हैं कि जो चीज़ अपेयर होती है, फिज़िकली अपेयर होगी, वही एवोल्यूशन में आएगी, राइट? तो सर मेरी जो मेन कन्फ्यूजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम सिनेरियो ले लें, आपने म्यूटेशन का भी जिक्र किया, तो अभी हुआ यह है कि ज़्यादातर मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ. आपके पास यूवी रेस की 3 टाइप्स होती हैं, ए, बी, सी. जो ज़्यादा ख़तरनाक होती है वो फ़िल्टर आउट हो जाती है, जो कुछ फ़ायदेमंद होती है, जो कम ख़तरनाक होती है वो आ जाती है. ठीक है, तो ओजोन सारी यूवी रेस को नहीं रोकता. पहला सवाल हो गया. दूसरा की सर, दूसरा ये कि आप एवोल्यूशन को फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हो रहा ये है, आपने म्यूटेशन का भी जिक्र किया था कि वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि फ़िज़िकली तो वो मतलब कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए, कोविड भी हुआ है, डेंगू भी है, हो सकता है इससे पहले भी हों, इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो फिज़िकली तो वो अपेयर नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम म्यूटेट जिस तरह आपने किया, तो हम उससे मतलब कि वो चीज़ें हमें होंगी लेकिन हमें उससे इफ़ेक्ट नहीं होगा. तो क्या ये भी एक तरह की एवोल्यूशन नहीं होगी? लेकिन आप जो फोकस कर रहे हैं वो फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं. बात सुन लीजिए, मेरी जो पिछली टॉक थी वो ज़्यादा बेहतर थी इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से. आपके पास एवोल्यूशन जब काम करता है तो उसका फ़िज़िकल होने या ना होने से ताल्लुक़ नहीं होता. ठीक है, फ़िज़िकल होना उस एवोल्यूशन की एक मैनिफेस्टेशन है कि फ़िज़िकल कोई फ़ायदा आपको मिल रहा है. ठीक है, फ़िज़िकल फ़ायदा मिलेगा, उसके बैकग्राउंड पे आपके पास जेनेटिक वेरिएशन होनी चाहिए, आपके डीएनए में कोई तब्दीली होगी तो फिज़िकल या फिनोटाइप आपकी उस तरह की आएगी. ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं कर देता तो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता, तो मैंने सिर्फ बात की दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं. जीनोटाइप होगी तो फिनोटाइप होगी, जीनोटाइप नहीं होगी तो फिनोटाइप नहीं हो सकती. उसमें एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन मैं भी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में उसमें नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, अब आपने बात की थी कि जी वो उसमें हमें असर होगा नहीं होगा. कोविड आया था, पूरी दुनिया बंद हो गई, लोग मरने शुरू हो गए, लाखों में लोग मरे पूरी दुनिया में. कोविड क्या ख़त्म हो गया? अभी भी है, दुनिया बंद है, कोई मर रहा कोविड से. वायरस जो है इंसानी जीनोम में ठीक ठाक मकदार में वायरल डीएनए पाया जाता है. ठीक है, हम वायरसेस इंसानों से बहुत 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 पहले इस अर्ज़ी पे मौजूद थे, और जितने भी जानदार हैं उन वायरसेस के साथ उन्होंने रहना सीखा, अडॉप्ट किया, उनसे फ़ायदा लिया या उनसे नुकसान उठाया. ठीक है, ख़त्म बात. कोविड आया, सख्त ख़तरनाक था, डिज़ीज़ सिविरिटी बड़ी ज़्यादा थी, लोग मरे. मेरे अपने मोहल्ले में डेथ हुई, मेरा हमसाया बड़ा अच्छा बंदा था, अल्लाह बख्शे उसको, मर गया बेचारा. अब कोविड होता है, लोग नहीं मरते. क्यों? कोविड इवॉल्व हुआ, उसका जो नेचुरल कोर्स ऑफ एवोल्यूशन था कि वायरस की इन्फेक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, डिजीज़ सिविरिटी कम हो जाएगी, ताकि वायरस अपनी आबादी बढ़ा सके. हर स्पीशीज़ जो है, हर जानदार अपनी आबादी बढ़ाना चाहता है, अपने जीन्स को बढ़ाना चाहता है, ये उसकी नेचुरल इंस्टिक्ट है. ठीक है,
अब आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ। एक आप कोविड वायरस के तौर पे सोचें कि आप कोविड के वायरस हैं। एक कंडीशन है कि जब आपका बीमार किया हुआ शख्स शदीद बीमार हो जाता है, उसको उठा के हम ICU में ले जाते हैं, डॉक्टर जो है ऑक्सीजन लगा देते हैं, सब कुछ कर देता है। ये लास्ट टॉक में भी मैंने सवाल की थी, ये वाली बात मैंने बताई थी। और एक दूसरा सिनारियो है कि जी आपका बीमार किया हुआ शख्स जो है अपने डेली रूटीन में कर, उसका हल्का सा फ्लू किसी सिम्टम है, अब उसने नाक साफ़ की और काम करना शुरू कर दिया, तो आपके ख्याल में आपके लिए कौन सी सिचुएशन बेहतर होगी, एज वायरस नॉट एज ह्यूमन? एग्जिस्ट करने के लिए मेरे पास जो ज़्यादा बीमार है। क्यों? कोई वजह होगी ना इसकी, आपके ख्याल में क्यों? क्योंकि वो हाँ जी ये तो इन्फेक्शन तो दूसरे बंदे में भी है, लेकिन वो रेजिस्ट कर रहा है। अब सुने मेरी बात। अब वो बंदा जो बहुत ज़्यादा बीमार है, अस्पताल में डॉक्टर भी मास्क लगा के आ रहे हैं, घर वाले भी मास्क लगा के आ रहे हैं, उस एक बंदे से दूसरे बंदे को इन्फेक्शन होगा, या उस बंदे को जो मास्क नहीं लगा रहा है क्योंकि उसके ख्याल में उतना ज़्यादा बीमारी नहीं है, उससे आप दूसरे बंदे को इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है? दो पेशेंट हैं, दोनों को कोविड है, ठीक है। एक अस्पताल में है, डॉक्टर पूरा जो PPE जो है प्रोटेक्टिव गियर के साथ आ रहा है, घर वालों को उसने बाहर रखा हुआ है, ICU में बिल्कुल लॉक्ड है, आइसोलेशन में, ठीक है। दूसरे ह्यूमन के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं है क्योंकि बहुत शदीद बीमार है। और एक इंडिविजुअल है जो कि उसको नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा है ज़ुकाम की तरह का, उसने नाक साफ़ की, पानी शानी से गरगरे किए, उठ के अपनी दुकान पर चला गया, दफ्तर चला गया, स्कूल चला गया, यूनिवर्सिटी चला गया, जिधर भी चला गया, 10 बंदों से मिला, मास्क उसने नहीं लगाया हुआ, तो इन्फेक्शन कहाँ ज़्यादा फैलेगा? वायरस का फ़ायदा किस में ज़्यादा है? जिसमें सीवियरिटी कम है वहाँ से ज़्यादा फैलेगा। दिस इज़ हाउ एवोल्यूशन वर्क्स। जो चीज़ फ़ायदेमंद है उस ऑर्गेनिज्म के लिए वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती है। इसीलिए कोविड की डिजीज़ सीवियरिटी ख़त्म होगी, उसका स्प्रेड बढ़ गया। अब हमें ज़ुकाम होता है तो हम जाके कोविड का टेस्ट नहीं कराते। अब हमें नहीं पता कि हमें फ़्लू ने किया या इन्फ्लुएंज़ा ने किया या 10 किस्म के ऑर्गेनिज़म है जो कि फ़्लू टाइप सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसमें कोविड भी आ गया, स्पेनिश फ्लू का वायरस भी था, उससे पहले बर्ड फ्लू भी था, उससे पहले स्वाइन फ्लू भी था, सारे फ्लू हैं तो फ्लू करा रहे हैं ना। हम ज़ुकाम समझते हैं, जाके शांदा पी लिया, पैनाडॉल ले ली और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो छुट्टी कर ली एक दिन की। सो एवोल्यूशन है वो चीज़ जो कि फ़ायदा दे रही है किसी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सक्सेस में, वो चीज़ रिटेन होती है। जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस को फ़ायदा नहीं देती वो एलिमिनेट हो जाती है, सिंपल इज़ दैट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि बेसिकली एंसेस्टर जो है वो अलहदा होता है एवोल्यूशन पॉइंट पे, तो सर क्या ये जो एंसेस्टर होता है इसमें एक्स जीन जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कि फीमेल पॉपुलेशन जो है वो लीड करी होती है एवोल्यूशन को? वो एक कहानी समझाने के लिए थी कि हम अगर फर्स्ट लास्ट कॉमन मेन एंसेस्टर जो साइंस कहती है, या पहले मर्द इंसान जो है उसको हमने ट्रेस करना है तो हम उस क्रोमोसोम के ज़रिए जाके करेंगे। अगर हमने किसी खातून को करना है तो हम एक्स क्रोमोसोम के ज़रिए जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि माँ से आता है, ठीक है। हालांकि वो गलत है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एक्स फीमेल से आ रहा है और वाई जो है मेल से आ रहा है। अगर हमने मेल कॉमन एंसेस्टर को देखना है या आखिरी मेल पहले मेल इंसान को देखना है तो हम उसके वाई DNA को पढ़ना शुरू करेंगे, मेरे दादा का, मेरे परदादा का, मेरे परदादा का, और फिर होते 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 आखिरी तक हम चले जाएंगे। ये एक कुछ सीढ़ी का ज़रिया है जिससे हम वापस जाने की कोशिश करेंगे। एक्स जीन या एक्स क्रोमोसोम का एवोल्यूशन के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं होता। थैंक यू।